स्वागत है आप सभी का। देखिए 19 जुलाई 2026 को आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का प्री बीएड और प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने को है। उसी के लिए आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और ये 200 एमसीक्यू ऐसे हैं जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलेंगे और ये सभी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है यहाँ पे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा, लिखित पूछा गया है। अगर मौखिक है तो आंसर चेंज हो जाएगा। ध्वनि, वर्ण, शब्द या फिर वाक्य। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, लिखित इकाई, वो कहलाता है वर्ण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है, जबकि वर्ण लिखित इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इतना आपको याद रखना है इसमें। वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? शब्द, वर्णमाला, वाक्य, पद। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णमाला। अव्यवस्थित समूह को केवल वर्ण समूह कहते हैं। क्रमबद्धता वर्णमाला की अनिवार्य शर्त है, इसे आप लोग याद रखेंगे। हिंदी में ह्रस्व मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 3, 4, 7, 11। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। कौन कौन से? तो एक है छोटा वाला अ और ई और छोटा वाला उ और ये छोटा वाला री। ये 4 है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐ, ऐ, औ, औ किस प्रकार के स्वर कहलाते हैं? सजातीय, विजातीय, प्लुत, मूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजातीय स्वर, संयुक्त स्वर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये विषम जाति के स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे देखो, एक चीज़ को यहाँ पे समझिए, ये अ और ई को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा ऐ। हम इसे ए पढ़ देते हैं, ये ए नहीं है, ये है ऐ। ठीक है, ये बनता है। तो देखो, ये अ है और ये ई है, तो अलग अलग प्रकार के स्वर से मिलकर बने हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है विजातीय स्वर, संयुक्त स्वर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीव के सक्रिय भाग के आधार पर ई, ऐ किस प्रकार के स्वर हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, समृद्ध स्वर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्र स्वर। इनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है। अ मध्य स्वर है, उसे भी आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से अयोग वह वर्ण कौन से हैं? अक्ष, त्र, अम, अह, ड, ढ, य, व। क्या पूछा गया है? अयोग वह वर्ण, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ये टीचिंग एग्जाम्स के अलावा कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अनुस्वार मतलब अम और विसर्ग मतलब अह न तो पूर्णतः स्वर है और न ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं, याद रखेंगे। क वर्ग से प वर्ग तक के 25 व्यंजनों को क्या कहा जाता है? अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श वर्गीय या फिर संयुक्त व्यंजन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इसे कहा जाता है स्पर्श वर्गीय व्यंजन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा आदि को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अंग य, ण, न, म क्या कहलाता है? नासिक्य, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये कहलाता है नासिक्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है, जिनका उच्चारण नासिका से होता है और ये अनुस्वार का रूप ले लेते हैं, याद रखेंगे। य, र, ल, व व्यंजनों का सही वर्गीकरण क्या है? ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ, लुंठित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतस्थ। देखिए, ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इसमें य और व, इनको क्या कहा जाता है? इनको अर्ध स्वर कहा जाता है, उसे भी आप लोग याद रखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। स, श, श, ह किस प्रकार के व्यंजन हैं? अंतस्थ, ऊष्म, संघर्षी, उच्छिप्त या फिर प्रकंपित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्म संघर्षी। इसमें क्या होता है? इनके उच्चारण के समय हवा मुख में रगड़ खाते हुए, गर्मी पैदा करते हुए, ऊष्मा पैदा करते हुए बाहर निकलता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे आप, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन का सही समूह है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बेहद ही इंपॉर्टेंट। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, य, र, ल, व, ड, ढ, श, श, ह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्ष, त्र, ज्ञ और श। ये क्या है? तो ये है संयुक्त व्यंजन, याद रखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। य, र, ल, व ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है।
ठीक है। और स श श ह ये क्या है, तो ये है ऊष्म व्यंजन। इन सभी को याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट हैं। उच्छिष्ट द्विगुण व्यंजन ड और ढ के प्रयोग का क्या नियम है। इनसे शब्द शुरू होता है, ये हमेशा शब्द के अंत में आते हैं। इनसे कोई शब्द प्रारंभ नहीं हो सकता, ये केवल तत्सम में आते हैं। तो इनके प्रयोग का नियम क्या है, तो इनका नियम यह है कि इनसे कोई शब्द प्रारंभ नहीं हो सकता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उच्छिष्ट व्यंजन जो क्या है, ड और ढ का प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या अंत में होता है, जैसे सड़क, पढ़ना। इनसे कोई भी शब्द कभी भी प्रारंभ नहीं हो सकता, ये इनका नियम है, याद रखेंगे। कंठोष्ठ उच्चारण स्थान वाले वर्ण कौन से हैं। ऐ, औ, य, व, श। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये आंसर क्यों होगा उसे समझिए। देखिए ये जो औ है किन से मिलकर बना है, तो ये बना है अ और उ से मिलकर। अब इसमें देखिए ये जो अ है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ। और ये जो उ है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। और कंठ और ओष्ठ को मिलाकर क्या बनता है, कंठोष्ठ बनता है। मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों के मिलने से क्या बनेगा, तो कंठोष्ठ बनेगा। और इन दोनों से मिलाकर क्या बना है, तो इन दोनों से मिलाकर बना है ओ, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देखिए। और औ भी किससे मिलकर बना है, इन्हीं से मिलकर बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष या फिर अघोष। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अल्प प्राण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, इतना आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है। जो महाप्राण वर्ण है उसे आपको बताना है। क, ग, घ, च। तो देखिए क वर्ग का पहला वर्ण क है, तो ये तो अल्प प्राण हुआ, एलिमिनेट हो जाएगा। च वर्ग का पहला वर्ण च है, तो ये भी अल्प प्राण हुआ, एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा दो, ग या फिर घ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घ। नियम क्या है, तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। घ क वर्ग का चौथा वर्ण है। आप ऐसे लिखेंगे ना, क उसके बाद ख और ग और फिर चौथे नंबर पे आएगा घ। तो नियम हमने ये पढ़ा है कि पहला, तीसरा ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है। लेकिन दूसरा और चौथा, ये दूसरा है और ये चौथा है, क्या होता है, महाप्राण होता है। तो चौथे नंबर पे घ आ रहा है, तो ये होगा महाप्राण। ग भी क्या है, अल्प प्राण है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर सभी 11 स्वर वर्ण क्या होते हैं। अघोष, सघोष, महाप्राण, ऊष्म। सभी स्वर वर्ण सघोष होते हैं क्योंकि उनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। च वर्ग च, छ, ज, झ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी या फिर नासिक या फिर प्रकंपित। तो याद रखेंगे स्पर्श संघर्षी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वायु के उच्चारण स्थान पर अधिक समय तक रुककर संघर्ष करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसे भी आप लोग याद रखेंगे। च, छ, ज, झ ये चारों वर्ण को याद रखेंगे, क्या है, तो स्पर्श संघर्षी वर्ण है, पूछा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, इसका पूछा गया है। तो ये बना किससे है, तो ये आधक क और षटकोण के स से बना है। इसको और तोड़ेंगे तो ये ऐसे होगा, आधक क प्लस आधा स और इसमें से फिर अ भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये क से मिलकर बना है कहीं ना कहीं, क और श से। तो किसके बाद आएगा, क के बाद आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है। र, ल, य, व। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, र। र के उच्चारण में जीभ कांपती या लुढ़कती है, जबकि ल पार्श्विक वर्ण है। तो पार्श्विक वर्ण पूछे तो ल पे टिक करेंगे, प्रकंपित और लुंठित पूछे तो र पे टिक करेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्त से वर्ण मसूड़े से उच्चारित का समूह कौन सा है। प, फ, ब, न, र, ल, श, क, ख, ग, च, छ, ज। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न, र, ल, श। न, र, ल, श इन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, जीभ ऊपर के दांतों के मसूड़ों को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे मसूड़े से उच्चारित वर्ण बोला जाता है, वर्त से वर्ण बोला जाता है, याद रखेंगे। लिखते समय ठहराव दर्शाने वाले विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। गति, आराम या ठहराव, विस्तार, संक्षेप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आराम या ठहराव।
बोलते समय लिए गए ठहराव को लिखित रूप में दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। आराम या ठहराव के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विलोम शब्दों में किया जाता है, संबंध प्रकट करने में किया जाता है, शब्दों की पुनरावृत्ति में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब जैसे देखिए विलोम शब्दों में रात दिन, संबंध में माता पिता और शब्दों की पुनरावृत्ति में जैसे पल पल बोलेंगे तो, है ना, तो इन सभी में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है बीच में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लगातार 4 बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्प विराम। अल्प विराम सबसे कम ठहराव है, किंतु इसका प्रयोग लगातार 4 बार वर्जित है, याद रखेंगे। गदर, फिर ये वाला चिन्ह है, एक प्रेम कथा में प्रयुक्त चिन्ह क्या कहलाता है? विवरण चिन्ह, उपविराम, अपूर्ण विराम, तुल्यता चिन्ह, लाघव चिन्ह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपविराम, अपूर्ण विराम। किसी बात को अलग से प्रमाणित करने या फिर शीर्षक के साथ उपविराम का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। किसी महापुरुष के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह, इखरा उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, लोप चिन्ह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे बोलते हैं ना सत्य में जयते, जैसे महत्वपूर्ण वाक्यों के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयुक्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। त्रुटि सुधार या छूटे हुए शब्द को लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? लाघव, हंसपद, इतिश्री, तुल्यता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंसपद का। लिखते समय कोई शब्द छूट जाने पर हंसपद का प्रयोग कर शब्द को ऊपर लिखा जाता है। ठीक है। डॉक्टर बी ए में प्रयुक्त जो चिन्ह है उसको क्या कहते हैं? लोप चिन्ह, लाघव चिन्ह, विसर्ग चिन्ह, अनुस्वार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्हें कहते हैं लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का उपयोग किया जाता है। नियमों को भी याद रखेंगे। अमर्यादित या असभ्य शब्दों को छिपाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? हंसपद, लोप चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, आवृत्ति चिन्ह। सिंपल लोप चिन्ह का प्रयोग होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वाक्य में छोड़े गए या असभ्य शब्दों के स्थान पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में 2025 में पूछा गया प्रश्न है। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा आशीर्वाद सही लिखा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये लिखा है आशीर्वाद, ये तो आशीर्वाद है, गलत हो जाएगा। ये सब आशीर्वाद लिखा है, ठीक है, गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। यह भी पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। संग्रहित, निरीक्षण, प्रौढ़, परिशिष्ट। तो इसमें अशुद्ध कौन है? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि प्रौढ़ कैसे लिखा जाता है? तो इसमें आता है 2 मात्रा ऊपर में, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसमें एक ही मात्रा है, इसलिए ये क्या है? गलत है। पूछे ही गलत है, अशुद्ध है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? स्कूल, 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 स्कूल। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगी। स्कूल ऐसा लिखा जाता है। अंग्रेजी में हम क्या लिखते हैं? अंग्रेजी में हम लिखते हैं ACHOOL। डबल ओ आया मतलब बड़ा ओ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उज्ज्वल शब्द का सही वर्ण विन्यास क्या होगा? उज्ज्वल, इसका वर्ण विन्यास पूछा गया है, तो सही वर्ण विन्यास क्या होगा? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। देखिए ऊ है तो ऊ तो खुद अपने आप में स्वर है, तो ये पूरा लिखाएगा। फिर व्यंजन, ये वाला बीच वाला ज आधा है तो आधा ज, ठीक है। फिर आधा ज है तो आधा ज। उसके बाद वह पूरा है, इसमें स्वर भी है, तो इसमें व को आधा लिखेंगे स्वर निकाल के, तो ये ऐसे लिखाएगा, स्वर इसमें से बाहर आ जाएगा अ। फिर ल को लिखेंगे आधा, फिर स्वर बाहर आ जाएगा अ। तो सही वर्ण विन्यास क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? सुश्रुत में कौन से वर्णों का मेल है? अब यहाँ पे भी आपको वर्ण विन्यास से बताना है। अब देखिए सुश्रुत, शु, इसमें सरौता वाला सा है और छोटा ऊ है, तो सरौता वाला सा आधा ऐसे निकल जाएगा और ये ऐसे निकलेगा, ऐसा तो नहीं निकलेगा, और ये वाला भी नहीं होगा। बी और सी तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद छोटा ऊ है, तो इसमें भी छोटा ऊ है, इसमें भी छोटा ऊ है। उसके बाद ये वाला जो श्रु लिखा है, इसमें शक्कर वाला स है ना, तो देखिए ये हो जाएगा आधा स्वर, और र भी है तो र हो जाएगा, और छोटा ऊ है तो छोटा ऊ यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे शक्कर वाला सा लिखा है लेकिन उसको स्वर सहित लिखा है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ए, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
रेफ र का प्रयोग सदैव किस रूप में होता है? पूर्ण व्यंजन, स्वर सहित, स्वर रहित या फिर स्वर वर्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर रहित आधा र। रेफ जैसे कि एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हमने लिखा कर्म, ठीक है। तो इसमें स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं है, इसमें जो र प्रयोग हुआ है ना, ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, तो इसे बोला जाता है रेफ। हमेशा आधा र होता है जो अगले वर्ण के ऊपर लगता है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ट्रक और राष्ट्र में प्रयुक्त र का रूप क्या कहलाता है? रेफ, पदेन, लुंठित, उच्छिप्त। तो रेफ वाला तो ऊपर वाला होता है, एलिमिनेट हो जाएगा। लुंठित नहीं होगा, उच्छिप्त नहीं होगा, ये क्या कहलाता है? पदेन कहलाता है। पदेन रूप में र पूरा होता है, जबकि जिस व्यंजन में यह लगता है वह व्यंजन आधा होता है। जैसे कि राष्ट्र, तो राष्ट्र में ये जिसमें लगा है वो क्या है? वो व्यंजन आधा है। ट्रक में, जैसे ट्रक में लगा है तो इसमें ट आधा है लेकिन र पूरा है, ठीक है। र स्वर सहित है, कहने का मतलब ये हुआ, तो ये कहलाता है पदेन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मात्र शब्द में त के साथ कौन सी मात्रा लगी है? र रेफ, र पदेन, री स्वर या फिर रो। क्या लगा है? री लगा है, स्वर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंताक्षरी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, अशुद्ध है, तद्भव है या फिर देशज है? तो देखिए अंताक्षरी ये क्या है? शुद्ध है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये सही लिखा गया है। अनुस्वार का उच्चारण किसके समान होता है? स्वर के समान, पंचमाक्षर, नासिका के समान, विसर्ग के समान या फिर ऊष्म के समान? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचमाक्षर, नासिका के समान। अनुस्वार अपने आगे आने वाले वर्ण के वर्ग के पांचवें वर्ण अंग, य, ण, न, म का उच्चारण देता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इनका उच्चारण किसके समान होता है? पंचमाक्षर के समान, नासिका के समान। क्लियर है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संज्ञा शब्द में अनुस्वार किस पंचमाक्षर का उच्चारण दे रहा है? म, न, य, अंग। तो इसे समझने से पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए। हमने क्या बोला था? ये जो अनुस्वार है इसका उच्चारण किसके समान होता है? तो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले ही कि अनुस्वार अपने आगे आने वाले वर्ण के वर्ग के पांचवें वर्ण का उच्चारण देता है। तो देखिए यहाँ इस अनुस्वार के आगे कौन सा वर्ण आया है? ज। तो ज किस वर्ण का है, किस वर्ग का है? तो ज है च वर्ग का। च, छ, उसके बाद ज, फिर झ, उसके बाद क्या आता है? इ आता है। तो ये हुआ ज, और इसका पंचमाक्षर क्या हुआ? इया। तो ये उच्चारण किसके समान देगा? इया के समान। इया है क्या ऑप्शन में? तो यस है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका नियम बनता है, ठीक है। याद रखेंगे, नियमों को याद रखेंगे, आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। शब्दकोश में संगम, संदेह, संविधान में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? संविधान, संदेह, संगम, सभी एक साथ। अब इसमें देखिए पहला वर्ण सभी का सेम है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा वर्ण है इसमें ग है, इसमें द है और इसमें व है। तो अब यही डिसाइड करेगा। तो इसमें समझिए इन तीनों में ग वर्णमाला में पहले आता है, अतः संगम शब्दकोश में प्रथम होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरी इजी। किस शब्द में द्वित्व अर्ध व्यंजन का प्रयोग हुआ है? दिल्ली, रात दिन, धर्म, विज्ञान। क्या पूछा गया है? द्वित्व। तो इसे आप लोग समझिए किसमें हुआ है? दिल्ली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्वित्व या फिर अर्ध व्यंजन क्या होता है? जहाँ एक ही वर्ण लगातार दो बार आधा और पूरा आए उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जो प्रायः तद्भव होते हैं। तो दिल्ली में देखिए ल एक बार आधा आया है, एक बार पूरा आया है, तो यही है द्वित्व, इसी को पूछा गया है। हलंत का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्वर को दीर्घ करने के लिए? जी नहीं। व्यंजन को स्वर रहित दर्शाने के लिए? वाक्य समाप्ति पर प्रश्न पूछने पर? जी नहीं। हलंत का प्रयोग किस लिए किया जाता है? व्यंजन को स्वर रहित दर्शाने के लिए। हमने वर्ण विन्यास में समझा इस चीज़ को। वर्ण विन्यास में मैंने आपको यही बताया है ना, जैसे मैं आपको किसको बता रहा था? इसको बता रहा था। ये किससे मिलकर बना है? तो ये क से मिलकर बना है। तो इसमें से हम स्वर को निकाल देंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे में हलंत लगा दिए है, फिर इसमें से स्वर बाहर निकल आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका उपयोग क्या होता है? व्यंजन को स्वर रहित दर्शाने के लिए। याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नियम भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ज्ञा धातु क्रिया का अर्थ क्या होता है? जानना या ज्ञान कराना, समाप्त करना, छिपाना, बोलना। तो इसका मतलब क्या होता है? जानना या ज्ञान कराना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निह विवाद में विसर्ग का परिवर्तन किस वर्ण में होता है?
तो इसे आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे निर्विवाद। कैसे लिखेंगे, निर्विवाद। तो देखिए किसमें परिवर्तन हुआ है इस विसर्ग का, तो इसमें हुआ है, ऊपर में ऐसा जो मात्रा लगा है ना, और ये क्या होता है, तो ये रेफ होता है। रेफ मतलब क्या, स्वर रहित र। क्या होता है, स्वर रहित र। तो विसर्ग किस में बदला है, र में बदला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, र, रेफ वाला। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विसर्ग का उच्चारण किस व्यंजन के समान होता है, श, ह, र, म। किसके समान होता है, तो ह के समान। जैसे ये होता है ना, एक वर्ण होता है अ और उसके सामने ये लगा होता है, इसे हम पढ़ते हैं अह, तो ह के समान हुआ। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न भीतरी प्रयास के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, 2, 4, 6, 8। तो 4 भेद हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा, तो एक है विपरीत, एक है स्पृष्ट, एक है ईसद स्पृष्ट और एक है ईसद विपरीत। याद रखेंगे। य, र, ल, व किस अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, विपरीत, स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विपरीत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईसद स्पृष्ट। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगर आपसे डीप में जाकर पूछेगा तो ऐसे सवाल पूछेगा। पुण्यनीय शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, पुण्य, पूजनीय, पूज्यनीय, पुण्यवान। तो देखिए पूजनीय का शुद्ध रूप क्या होता है, तो पूजनीय होता है, जैसा कि ऑप्शन बी में लिखा गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आसक्ति सन्निधि वाक्य निर्माण की एक शर्त है, इसका अर्थ क्या है, व्याकरणिक एकरूपता, शब्दों के बीच ऊंची दूरी, निकटता, सार्थकता या फिर क्रमबद्धता। तो इसका मतलब होता है शब्दों के बीच ऊंची दूरी, निकटता, इसे ही बोला जाता है सन्निधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भाषा की सबसे वैज्ञानिक लिपि किसे माना जाता है, खरोष्ठी, फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी। देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है और यह उच्चारण के सर्वाधिक अनुकूल है, वैज्ञानिक है, इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है, तो ये तो एक डेफिनेशन है किसका, तो ये डेफिनेशन है संधि का। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है, तो आप लोग याद रखेंगे ये कहलाता है संधि। और जो ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया लाइन है वो क्या है, डेफिनेशन है किसका, तो संधि का। ना ये समास कहलाएगा, ना उपसर्ग, ना प्रत्यय। सिंपल ये क्या कहलाता है, संधि। याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संधि से इसी क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। यथार्थ शब्द में कौन सी संधि है, गुण, वृद्धि, दीर्घ, अयादि। तो देखिए यथार्थ, यथार्थ का संधि विच्छेद आप करेंगे तो कैसे होगा, इसे आप ऐसे लिखेंगे यथा, उसके बाद क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अर्थ। तो क्या बनेगा, यथार्थ बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आ आया है और यहाँ पे क्या है, अ आया है। दोनों के मिलने से क्या आया, बड़ा वाला अ बना। तो सिंपल ये कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंत्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए इसका संधि विच्छेद करना है आपको तो सिंपल कर दीजिए। क्या होगा, ये हो जाएगा अंत्य प्लस उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंत्य प्लस उदय। ये बन जाएगा अंत्योदय। कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो इसमें अ और उ, यहाँ पे अंत्य में अ आया और यहाँ पे उ आया। ठीक है, दोनों के मिलने से क्या हुआ, ओ हो गया। क्या हो गया, ओ हो गया। तो अंत्य उदय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो हमने संधि विच्छेद किया उसमें बिंदी भी आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एक और महोषध की संधि के उदाहरण हैं, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। अब यहाँ पे देखिए बीच में इसमें भी दो मात्रा है और इसमें भी दो मात्रा है। तो बीच में जहाँ शब्द के मध्य ए या औ की मात्रा हो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है, याद रखेंगे। जैसे एकाएक, महोषध, तो यहाँ पे होगा वृद्धि संधि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इत्यादि, इति, धन आदि में ई और आ मिलकर या बन जाता है। यह किस संधि का नियम है, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि। तो सिंपल ये किसका नियम है, यण संधि का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ई उ री के बाद भिन्न स्वर आने पर वे क्रमशः य व र में बदल जाते हैं
और ये कौन सा संधि का नियम है? तो यण संधि का। ऐसा किस में होता है? तो यण संधि में होता है, याद रखेंगे। पावक, पौ धन अक किस संधि का उदाहरण है? यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि। तो सिंपल ये किस संधि का है? अयादि संधि का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आओ के बाद भिन्न स्वर अ आने पर आओ बन जाता है, यह किसका नियम है? तो अयादि स्वर संधि का। दिग्गज, दिक धन गज में व्यंजन संधि का कौन सा नियम लागू हुआ है? प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, अनुस्वार का नियम, मूर्धन्य स का नियम, छ संबंधी नियम। ना ये नियम लगा है, ना ये, ना ये। कौन सा नियम लगा है? तो प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये नियम लगा है। आप देख भी सकते हैं दिग्गज, इसमें क है और इसमें ग है, तो ये ग में परिवर्तित हो गया है। और अगर हम क वर्ग की बात करें तो इसमें आता है क, ख और आता है ग, उसके बाद घ, उसके बाद क्या आता है? तो अंग आता है। तो इसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो क किस में बदला है? ग में बदला है। तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद कीजिए। सिंपल, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सम, ये हो जाएगा हलंत, उसके बाद ये बन जाएगा इधर कल्प, समकल्प। कहीं दिख रहा है क्या? तो यस, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सम के बाद व्यंजन आने पर म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है और ये व्यंजन संधि का नियम है। ठीक है। अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद अभिधन सेक होता है, जहाँ श का षटकोण वाले स में परिवर्तन किस संधि के अंतर्गत है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो किस संधि के अंतर्गत है? तो व्यंजन संधि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? आ को छोड़कर किसी स्वर के बाद दंत्य स, मतलब ये वाला स आए, ये दंत्य स है, तो मूर्धन्य स, ये वाला जो षटकोण है ये मूर्धन्य स है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। ये कौन से नियम है? तो ये व्यंजन संधि का नियम है। क्लियर है। सज्जन, सत धन जन में कौन सा नियम प्रयुक्त हुआ है? त द के बाद ल हो तो ल बन जाता है। त द के बाद ज झ हो तो ज बन जाता है। विसर्ग का लुप्त होना, अनुस्वार का प्रयोग। कौन सा नियम लगा है? तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। त द के बाद ज झ हो तो ज बन जाता है। देखिए इसका संधि विच्छेद यहाँ पे दिया गया है, सत धन जन। तो यहाँ पे त है ना, यहाँ पे देखो त है और यहाँ पे ज है। त के बाद अगर ज हो तो क्या बन जाता है? ज बन जाता है। तो ये क्या बन गया है? सज्जन बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उद्धार शब्द का विच्छेद उत धन हार होता है, यहाँ त धन ह मिलकर क्या बनाते हैं? तो यहाँ त और ह मिलकर क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा ऐसा वाला ध। क्या बनाएगा? ध बनाएगा। ये हो जाएगा उद्धार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और ये कौन सा संधि का नियम है? तो ये भी है नियम किसका? व्यंजन संधि का। स्वच्छंद, स्व धन छंद में च का आगम किस नियम के कारण हुआ है? छ संबंधी व्यंजन नियम, या फिर अनुस्वार नियम, अयादि नियम, या फिर विसर्ग नियम। तो छ संबंधी व्यंजन नियम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्वर में अ के बाद छ आए तो छ के ठीक पहले च जुड़ जाता है। ठीक है, इसलिए स्वच्छंद में क्या आ गया है? आधा च आ गया है। नीरज, निह धन रज में नी का छोटा वाला नी का बड़ा वाला नी होना किस संधि का परिणाम है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो ये किस संधि का परिणाम है? विसर्ग संधि का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका नियम क्या है? ये जो ये वाला नी है, ठीक है, ये वाला जो नी है, इसके बाद अगर र आए, इसके बाद अगर र आए तो विसर्ग लुप्त होता है और ह्रस्व स्वर दीर्घ नी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो नी है छोटा है और नीरज बना है तो बड़ा हो गया है। ठीक है, विसर्ग संधि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मनोविज्ञान, मनः धन विज्ञान में विसर्ग किस रूप में परिवर्तित हुआ है? ओ स र स। तो ये तो आप सबको दिख ही रहा है। मनः और विज्ञान तो किस में परिवर्तन हुआ है? ओ में परिवर्तन हुआ है, मनोविज्ञान हो गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मनः, तपः और इनके बाद अगर कोई सघोष वर्ण आए तो विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। यही नियम इसमें लगा है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए इसका संधि विच्छेद कीजिए। सिंपल है, ये हो जाएगा नि और ये हो जाएगा आशा।
ठीक है, ऐसे बनेगा। निधन आशा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें नियम क्या कहता है, विसर्ग के बाद स्वर आने पर विसर्ग र में बदल जाता है ना। तो ये जो विसर्ग है इसके बाद क्या आया है, देखिए यहाँ पे स्वर आया है ना, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। ये नियम है विसर्ग संधि का। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को व्याकरण में क्या कहा जाता है। तो आप सब लोग जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है संज्ञा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा क्या है, तो ये एक डेफिनेशन है। क्या है, डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन को आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नदी, पर्वत, राज्य, देश किस संज्ञा के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। देखिए, नदी के अंतर्गत बहुत से नदियाँ आएगा, और पर्वत के अंतर्गत बहुत से पर्वत आएंगे, राज्य के अंतर्गत बहुत से राज्य आएंगे, और देश के अंतर्गत बहुत से देश आएंगे। तो ये किस संज्ञा के उदाहरण हुए, ये हुए जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु के पूरे समुदाय या वर्ग का ज्ञान कराए वे जातिवाचक होते हैं, याद रखेंगे। गंगा हमारी राष्ट्रमाता है, इस वाक्य में गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। अब यहाँ पे देखिए, ये जो गंगा है क्या बोला गया है, हमारी राष्ट्रमाता है, मतलब किसी एक चीज़ का विशेषता बताया जा रहा है। तो किसी एक चीज़ का नाम लिया गया है, किसी एक विशेष चीज़ का नाम लिया गया है। देखिए, जहाँ जाति, जैसे नदी, नदी के अंतर्गत बहुत सी नदी आएगा, तो नदी पूरा एक जाति हो गया। उसमें से किसी एक विशेष का नाम लिया जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जय चंदू की भरमार है, वाक्य में जय चंदू संज्ञा का कौन सा रूप है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जातिवाचक। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में गुण बताने हेतु, तुलना करने हेतु किया जाता है तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होता है। नियम को आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है। बुढ़ापा, हरियाली, बचपन शब्दों में कौन सी संज्ञा है। समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाववाचक। भाववाचक क्या होते हैं, जिन शब्दों से अवस्था, भाव या गुण का बोध हो, जिन्हें छुआ ना जा सके, वे भाववाचक होते हैं। जैसे बुढ़ापा, ये क्या है, ये एक अनुभव है। हरियाली क्या है, एक अनुभव है, एक भाव है। बचपन एक भाव है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो कौन सी संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। सेना, समिति, गुच्छा किस संज्ञा का बोध कराते हैं। भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समूहवाचक। क्यों, क्योंकि ये शब्द किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे संगठन या समुदाय का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी ठोस, तरल पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं, जिन्हें केवल नापा या तौला जा सके। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। सिंपल, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे सोना, पानी, दूध, ऑक्सीजन आदि द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन के उदाहरण हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को क्या कहते हैं। विशेषण, अव्यय, सर्वनाम, निपात। ये भी एक डेफिनेशन है। ये भी क्या है, तो ये भी एक डेफिनेशन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी मानी गई है। 6, 11, 14, 33। देखिए कौन कौन से है, गिनते रहिएगा ना, बोल रहा हूँ। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, कौन, क्या। कितना हो गया, आप गिने होंगे तो ध्यान में आया होगा आपके। मैंने बोला है 11। कितना बोला, 11 बोला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। हिंदी में मूल सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है, 11। मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, वाक्य में मैं कौन सा सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक या फिर नीचवाचक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तम पुरुषवाचक। बोलने वाला क्या होता है, स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है ना, तो बोलने वाले जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उस सर्वनाम को क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं, हम, ये सब। तो यहाँ पे मैं को पूछा गया है तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक। तुम कब आ रहे हो, वाक्य में तुम किस सर्वनाम का उदाहरण है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, संबंधवाचक। अब यहाँ पे देखिए, मेन आपको नियमों को समझना है। अब यहाँ पे नियम क्या है, जो सुनने वाले होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उसके लिए तू, तुम, आप,
इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, इन्हें बोले जाते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यम पुरुष। अपना बिस्तर खुद लगाना चाहिए, क्या बोला गया है? अपना बिस्तर खुद लगाना चाहिए। वाक्य में खुद कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। जहाँ सर्वनाम स्वयं के लिए, आपके लिए, मतलब खुद के लिए, खुद के अर्थ में प्रयुक्त हो, वहाँ पे क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह मेरी पुस्तक है। वाक्य में यह सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। देखिए, जब यह वह किसी वस्तु की निश्चितता का बोध कराए तो वे क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चयवाचक। दाल में कुछ काला है। वाक्य में कुछ की सर्वनाम को दर्शाता है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। तो यहाँ पे दो चीज़ है जिसे आपको याद रखना है। क्या है? तो कुछ निर्जीव के लिए और कोई सजीव के लिए, ये क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। दाल में कुछ काला है, कहने का मतलब क्या है? जो भी होगा वो क्या होगा? निर्जीव होगा, है ना? तो ये हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि एक वाक्य और होता है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई खड़ा होगा तो वो सजीव ही होगा। तो वहाँ पे कोई अगर पूछे, जो कोई है वो कौन सा सर्वनाम है, तो वहाँ पे कोई होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, याद रखेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही सब पूछा जाता है एग्जाम में, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी में प्रयुक्त सर्वनाम युग्म क्या कहलाता है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक। क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो अलग अलग बातों में परस्पर संबंध जोड़ते हैं, जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, ये कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य, क्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष्य। क्यों, कैसे, चलिए समझते हैं। जैसे काला सांप, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, काला सांप। मैंने क्या कहा? मैंने कहा काला सांप। तो यहाँ पर काला कौन है? सांप। किसका विशेषता बताया जा रहा है? सांप का। तो ये सांप क्या कहलाएगा? सांप कहलाएगा विशेष्य। और काला क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निर्विवाद शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो देखिए, निर्विवाद, निर अव्यय उपसर्ग प्लस विवाद, है ना। निर क्या है? एक अव्यय है, एक उपसर्ग है, और इसमें क्या लगा है? विवाद लगा है। जहाँ प्रथम पद प्रधान और अव्यय हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। नियमों को आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अव्ययी भाव। उपकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उप, उ, कार, पकार। तो पकार और कार तो नहीं है, अब उ है कि उप है उसे आप बताइए। अब यहाँ पे उप और कार मिलकर क्या बना है? उपकार बना है ना। और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। के लिए किस कारक का चिन्ह है? प्रसर्ग है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान, ऑप्शन सी। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस टाइप का सीक्वेंस है जिसे आप याद रखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजा खालिस्तान एक कन्या हुई, प्रसर्ग से रिक्त स्थान भरे। अब यहाँ पे देखिए, राजा का एक कन्या हुई, राजा के एक कन्या हुई, राजा की एक कन्या हुई, या राजा को एक कन्या हुई, ये बताना है आपको। तो सभी क्वेश्चन का आंसर मैं ही आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे, है ना। कमेंट में बताएंगे तब तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है ये 85। आप लोग लिखेंगे कमेंट में 85, है ना। और जो भी आंसर होगा उसको लिखेंगे ए, बी, सी, डी, ऐसे लिख देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, सहायक, या फिर पूर्वकाली। तो वो कहलाती है सहायक क्रिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सहायक क्रिया जिसे बोला जाता है अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। जैसे है, था, रहे, मुख्य क्रिया के काल व अर्थ को पूर्ण करती है, ये कहलाती है सहायक क्रिया। क्लियर है? लिंग वचन कारक के प्रभाव से जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता वे कहलाते हैं विकारी, अविकारी, अव्यय, सर्वनाम, विशेषण। सिंपल, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द, अव्यय।
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक आदि अविकारी शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण है आज, यहाँ और ये सब। तो ये होते हैं अविकारी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विकारी नहीं है? जो विकारी नहीं है उसे आपको बताना है। तो देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक में कुछ शब्द है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तथा और लेकिन, ये अविकारी होते हैं, इनके रूप नहीं बदलते, है ना। तो समुच्चय बोधक ये विकारी नहीं है, बाकी ये विकारी है, ये भी विकारी है और ये भी विकारी है। तो क्वेश्चन में नहीं है पूछा गया है, इसलिए जो नहीं है वही सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दही खट्टा होता है, वाक्य के आधार पर दही किस लिंग का शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो द्रव पदार्थों में जैसे पानी हो गया, घी हो गया, दही हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा लच्छी, छाछ और ये सब क्या है? अपवाद स्वरूप ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पे दही क्या होगा? तो दही होगा पुल्लिंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मच्छर, कौवा, उल्लू शब्दों का लिंग निर्धारण क्या है? नित्य स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग, उभयलिंग, परिवर्तनशील। तो मच्छर, कौवा, उल्लू ये क्या होते हैं? ये नित्य पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति, डॉक्टर, मंत्री शब्द किस लिंग श्रेणी में आते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, उपयुक्त सभी। तो इसमें एक नियम समझिए, जिन पदों का या जिन शब्दों का प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से होता है उन्हें कहते हैं उभयलिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। मंत्री पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये कहलाते हैं उभयलिंग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे आप लोग। सड़कें, पुस्तकें शब्दों के अंत में प्रयुक्त प्रत्यय क्या दर्शाता है? एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग या फिर कारक। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। तो सड़कें, पुस्तकें, इनके अंत में जो प्रत्यय लगा है ये बहुवचन को दर्शाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लड़कियां, रानियां में यह व्यंजन का आगम किस नियम के तहत हुआ है? इकारांत, इकारांत बहुवचन नियम, अकारांत नियम, उकारांत नियम या फिर संधि नियम। तो इसे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ये रानियां बना कैसे है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा रानी, ऐसे ही लिखा जाता है ना। और यहाँ पे हुआ क्या है? तो यहाँ पे देखो, जो बड़ा वाला ई है, इसमें बड़ा वाला ई है, ऐसा वाला, है ना। और रानियाँ जब लिखा गया है, ये हो गया रानियाँ। ठीक है, तो इसमें जो ई है वो छोटा वाला ई है, तो ये वाला ई आ जाता है और लास्ट में या जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? या जुड़ जाता है, मतलब इस बड़ा वाला ई का छोटा ई हो जाता है और या जुड़ जाता है। तो ये नियम किस लिए आता है? इकारांत, इकारांत बहुवचन नियम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पर्ण का तद्भव रूप क्या होगा? ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि PSSOU द्वारा पूछा गया था। पन्ना, पत्ता, पत्र, पन क्या होगा? पत्ता होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम संस्कृत मूल है? पद, सच, भैंस, बारह। तो राइट आंसर हो जाएगा पद। ऑप्शन ए। सच मतलब होता है सत्य, भैंस मतलब होता है महिषी, बारह मतलब हो जाएगा द्वादश, है ना। मतलब सच, भैंस और बारह ये तीनों क्या है? तो तद्भव शब्द है, हमें तत्सम बताना है तो पद होगा। पर्यंक किस शब्द का तत्सम रूप है? पर्यटक, पालकी, पलंग, पलंगा। तो पर्यंक संस्कृत शब्द है जो कि तत्सम कहलाता है, जिसका हिंदी रूपांतरण तद्भव क्या है? पलंग है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नदिया शब्द को व्याकरणिक उत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाएगा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब इसमें देखिए, जो नदी है वो तत्सम और तद्भव रूप है ना, लेकिन ग्रामीण परिवेश में प्रयुक्त नदियाँ देशज माना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किताब शब्द किस भाषा परिवार या स्रोत से संबंधित है? देशज, विदेशी अरबी, तत्सम, पुर्तगाली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विदेशी अरबी। किताब, अदालत आदि अरबी मूल के विदेशी शब्द हैं जो हिंदी में घुल मिल गए हैं। ठीक है। भारत में भाषा परिवारों के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, भारोपी। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीचिंग एग्जाम्स के अलावा मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। भारोपी है, इंडो यूरोपियन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि उत्तर भारत में प्रचलित भारोपी इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है, याद रखेंगे।
हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस अपभ्रंश से विशेष रूप से जुड़ा है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, खस, उपयुक्त सभी। तो सौरसेनी से भी जुड़ा है, मागधी से जुड़ा है, खस से जुड़ा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पदों शब्दों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? वर्णमाला, वाक्य, संधि, समास। पदों का व्यवस्थित और सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वाक्य के मुख्य अंग तत्व कौन से होते हैं? कर्ता और कर्म, जे नहीं। उद्देश्य और विधेय, यस। संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण और क्रिया नहीं होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य में कर्ता को, उद्देश्य और क्रिया को विधेय कहा जाता है और यही दो मुख्य अंग होते हैं। क्लियर है? सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता अब जेल में पड़े हैं। रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक। तो ये कैसा है? यह है सरल वाक्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। वाक्य का प्रकार पहचानें। सरल, संयुक्त, मिश्र, विधानवाचक। अब ये कैसा वाक्य है? तो यह है मिश्र वाक्य। अब देखिए दोनों में समझिए। जैसे ये वाला था, ये वाला वाक्य इतना लंबा दिया गया है ना? तो नियम सिंपल है, भले ही वाक्य कितना भी लंबा हो, यदि उसमें एक ही मुख्य क्रिया विधेय है तो वह सरल वाक्य होगा। इसलिए ये है सरल वाक्य। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए की लगा है ना? की से जुड़ने वाले उपवाक्य जहाँ एक क्रिया दूसरी पर आश्रित हो सदैव मिश्र वाक्य होता है। नियम आप लोग याद रखेंगे। नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर में, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र, संकेतवाचक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संयुक्त। क्यों? जहाँ दो स्वतंत्र उपवाक्य और, या, किंतु, परंतु से जुड़े हो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ पे और है, सूरज निकला ये एक चीज़ हो गया, पंछी बोलने लगे ये दूसरा चीज़ हो गया। दोनों किससे जुड़ा है? और से जुड़ा है, तो संयुक्त वाक्य होगा। क्लियर है? सार्वभौमिक सत्य जैसे सूरज पूर्व में निकलता है अर्थ के आधार पर किस वाक्य श्रेणी में आते हैं? विधानवाचक, या फिर इच्छावाचक, संकेतवाचक, या फिर आज्ञावाचक। तो किसी कार्य के होने का निश्चित बोध, जैसे इतिहास, विज्ञान के जो सत्य होते हैं ना, विधानवाचक सकारात्मक वाक्य होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विधानवाचक। एक कप चाय हो जाए अर्थ के आधार पर यह कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक, आज्ञा तो नहीं दिया जा रहा। इच्छावाचक, संदेहवाचक, किसी प्रकार का कोई भी संदेह भी नहीं है। संकेतवाचक, कोई संकेत नहीं है। बचता है एक ही ऑप्शन, एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इच्छावाचक। क्यों? जहाँ वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। नियमों को याद रखेंगे। शायद आज वर्षा हो, यह वाक्य किस मनोभाव को दर्शाता है? प्रश्नवाचक, प्रश्न तो नहीं कर रहा है। विस्मयादिबोधक, कोई आश्चर्य शोक वाला बात ही नहीं है। संदेहवाचक या फिर आज्ञावाचक, आज्ञा भी नहीं दे रहा। एलिमिनेट करेंगे तो भी आंसर निकल आएगा। ये क्या है? संदेहवाचक वाक्य। क्यों? तो कार्य होने में संदेह या संभावना, शायद, संभवतः का बोध हो तो संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। सभी संकेतवाचक शर्त वाले वाक्य जैसे यदि बारिश हुई तो रचना के आधार पर क्या होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो एक क्रिया का दूसरी पर निर्भर होना आश्रित वाक्य की पहचान है जो मिश्र वाक्य बनाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वाक्य में वक्ता का मंतव्य किस वृत्ति, मूड को दर्शाता है? आज्ञार्थक वृत्ति, निश्चयार्थक वृत्ति, या फिर संभावनार्थक वृत्ति, या फिर बाध्यता सूचक। तो वक्ता के मन का दृढ़ निश्चय या संकल्प निश्चयार्थक वृत्ति कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चयार्थक वृत्ति। वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का निर्धारण क्या कहलाता है? काल, वाच्य, वृत्ति, पक्ष। वाक्य में प्रमुखता के साथ निकाला गया रूप वाइस कहलाता है, वाच्य कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सहवाग क्रिकेट खेलता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? यहाँ कर्ता सहवाग की प्रधानता है और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार है ना? तो कोई कारक चिन्ह नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सीता द्वारा भोजन पकाया गया वाक्य में वाच्य पहचानिए। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, मिश्रवाच्य। तो कर्ता के साथ द्वारा लगा है और क्रिया का फ सीधे कर्म भोजन पर पड़ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। यहाँ पे द्वारा देख के ही बता सकते हैं। मुझसे एक स्थान पर ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता।
यह किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे नहीं लगा है तो आप निगेटिव को देख के ही बता सकते हैं कि ये होगा भाववाच्य। क्लियर है? ये इसका पहचान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाववाच्य। कर्ता से नहीं, निषेध, अकर्मक क्रिया लगा हो, है ना, असमर्थता दर्शाना हो, भाववाच्य की स्पष्ट पहचान है, याद रखेंगे। भाववाच्य में सामान्यतः किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। अभी तो बताया मैंने, अकर्मक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय प्रेजेंट टाइम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, आसन काल। वेरी सिंपल, उसे कहा जाता है वर्तमान काल। वर्तमान काल के हिंदी में मुख्य 5 भेद माने गए हैं, उसे भी आप लोग याद रखेंगे। कितने भेद है इसके? तो 5 भेद, ये भी पूछा जाता है। मीरा खाना बनाती है, वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। तो ती है, ते है, या फिर ता है। कार्य समान रूप से चल रहा हो, समाप्त न हुआ हो, तो वहाँ पे होता है सामान्य वर्तमान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान। हवा बह रही है, वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है? संभाव्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। तो देखिए, यहाँ पे रहा है, रही है, रहे है, कार्य की अपूर्णता या निरंतरता अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान है ना? क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह स्कूल जाता होगा, वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है? सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल। तो यहाँ पे क्रिया देखिए, धातु देखिए, ता है, ती है, ये नहीं है। यहाँ पे क्या है? ता होगा, ती होगा, या फिर ते होगी, जो भी है, होगा, होगी, ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होगा। तो वर्तमान की क्रिया में संदेह का होना पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन बी। हो सकता है आज वर्षा हो, यह किस काल का उदाहरण है? संभावना बता रहा है ना, कि संभावना है कि आज वर्षा हो सकता है। यही तो हुआ ना बोलने का मतलब। हमने बोला कि हो सकता है आज वर्षा हो, तो संभावना बताया जा रहा है, तो सिंपल संभाव्य वर्तमान ही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। संभाव्य भविष्य तो नहीं होगा, संदिग्ध वर्तमान भी नहीं है, हेतु हेतुमत भी नहीं है। ठीक है। वर्तमान समय में क्रिया के होने की संभावना शायद, हो सकता है, इस टाइप का बोध हो, तो वहाँ पे होगा संभाव्य वर्तमान। क्लियर है? रावण ने राम को मारा, क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, यह कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान, आसन भूत, पूर्ण भूतकाल, या फिर सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल की क्रिया के बाद है लगाने पर वह पूर्ण वर्तमान या आसन भूतकाल बन जाता है। ठीक है। तो मारा है, क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, तो इसे हम आसन भूत भी बोल सकते हैं या पूर्ण वर्तमान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। राम ने रावण को मारा था, वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, भूतकाल में क्रिया पूर्ण हुए एक लंबा समय गुजर चुका है ना। मारा था मतलब बहुत पहले का बात है, मारा था, काम कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन सी। समुद्र उबल रहा था, वाक्य किस काल को दर्शाता है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया बीते समय में आरंभ हुई परंतु समाप्त नहीं हुई है, कार्य जारी था, है ना। तो ये क्या होता है? ये होता है अपूर्ण भूतकाल। समुद्र उबर रहा था, काम चालू हो गया था लेकिन समाप्त नहीं हुआ था, रहा था दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी। अब देखिए, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था लेकिन प्रश्न अधूरा था। वह गया तो वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से किस काल का उचित उदाहरण है? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमत भूतकाल, संकेतवाचक, या फिर सामान्य वर्तमान। वैसे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेतु हेतुमत भूतकाल, संकेतवाचक। संकेत दिया जा रहा है, वह गया तो, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, इस टाइप का सवाल है, लेकिन ये सवाल ही इनकम्प्लीट था, है ना। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित रहा है। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि वह वहाँ नहीं जाता तो विस्फोट में नहीं मरता, गया तो मरा। एक काम का होना दूसरे काम पर डिपेंडेड है ना, डिपेंडेंट था। दोनों बात पास्ट टेंस का है। यदि वह वहाँ नहीं जाता, कब? भूतकाल में, तो विस्फोट में नहीं मरता, भूतकाल में। वह वहाँ गया था और मर भी चुका है, नहीं जाता तो नहीं मरता। तो एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट है और दोनों भूतकाल का है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? हेतु हेतुमत भूतकाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है? मैं हैदराबाद जाऊंगा, वाक्य किस काल का है? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमत भविष्य, सामान्य वर्तमान।
तो सिंपल आने वाले समय में क्रिया सामान्य तरीके से संपन्न होगा, है ना। जाऊंगा, मैं हैदराबाद जाऊंगा, भाई मेरा मन, जा सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए संभाव्य भविष्य। यदि व्यायाम करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर व्यायाम करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, नहीं करोगे तो नहीं रहेगा। तो एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट है और दोनों भविष्य का बात कर रहे हैं। अगर भविष्य में व्यायाम करोगे तो भविष्य में शरीर स्वस्थ रहेगा। मतलब वाक्य में भविष्य काल का कौन सा भेद है, यहाँ पे दे दिया गया है भविष्य काल का है करके। अब कौन सा भेद है, सामान्य है क्या, जी नहीं, संभाव्य है, जी नहीं, संदिग्ध है, जी नहीं। ये कैसा है, हेतु हेतुमत भविष्य काल। तो भविष्य काल तो यहाँ पे लिख दिया है, हेतु हेतुमत यहाँ है, इसे आपको जोड़ना है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह पढ़ने लगा है, यह वाक्य क्रिया के किस पक्ष एस्पेक्ट को दर्शाता है। आरंभ द्योतक पक्ष, सातत्यता बोधक पक्ष, या फिर पूर्णता बोधक पक्ष, या फिर नित्यता बोधक पक्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरंभ द्योतक पक्ष। क्यों, पक्ष क्रिया की समयावधि बताता है, लगा है क्रिया के आरंभ होने की सूचना दे रहा है, ठीक है। सूर्य पूर्व से उगता है, वाक्य में क्रिया का कौन सा पक्ष है, प्रगति बोधक, आवृत्ति मूलक, नित्यता बोधक, या फिर आरंभ द्योतक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नित्यता बोधक। क्यों, इसका मतलब यह है क्रिया के नित्य रोजमर्रा के सत्य के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है ना। तो क्रिया के नित्य बने रहने का बोध है यहाँ पे हमेशा। सूर्य पूर्व से उगता है, हमेशा उगता है, ऐसा नहीं है कि आज उगा है उसका मन पड़ेगा तो कल पश्चिम से उग जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए क्या होगा, नित्यता बोधक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज और राष्ट्रभाषा में मुख्य अंतर क्या है। राजभाषा पूरे देश की संपर्क भाषा है और राष्ट्रभाषा सरकारी कामकाज की। या फिर राजभाषा प्रशासनिक सरकारी कामकाज की भाषा है, राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता व संपर्क की। दोनों एक है, दोनों एक तो नहीं है। राजभाषा विदेशी है, जी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। राजभाषा प्रशासनिक सरकारी कामकाज की भाषा है और राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता व संपर्क की, ठीक है। मातृभाषा मदर टंग के संबंध में क्या सत्य है। यह केवल सरकारी दफ्तरों में बोली जाती है, जी नहीं। यह बालक सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, यह विदेशी भाषा है, जी नहीं। यह देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती, लिख सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मदर टंग मातृभाषा के संबंध में क्या सत्य है, तो यह बालक सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, यही होता है मातृभाषा मदर टंग। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, 14, 18, 22, 24। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। देखिए मूल रूप से 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, याद रखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, याद रखेंगे। हिंदी भाषा का उद्भव क्रम क्या है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, संस्कृत। प्राकृत, पाली, संस्कृत, हिंदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये टीचिंग एग्जाम में, रिक्रूटमेंट एग्जाम में आया था, उसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियाँ किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है, क्लियर है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी बोलियों का संबंध किस हिंदी से है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, या फिर पहाड़ी हिंदी। तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, इसका संबंध है राजस्थानी हिंदी से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि का विकास किसके द्वारा किया गया और यह किस भाषा की लिपि है, आर्यों द्वारा संस्कृत, सिखों के गुरुओं द्वारा पंजाबी, मुगलों द्वारा उर्दू, अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिखों के गुरुओं द्वारा। और ये भाषा की लिपि क्या है, तो पंजाबी, याद रखेंगे। किसका बात चल रहा है, गुरुमुखी लिपि, सिखों के गुरुओं द्वारा है, इसमें भी गुरु है, इसमें भी गुरु है, याद रख सकते हैं। और सिखों के गुरुओं द्वारा बोला जाए तो सीधा सीधा याद रखेंगे पंजाबी लिपि, ठीक है। भाषा की लिपि क्या है, पंजाबी, याद रखेंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, विगत परीक्षा का प्रश्न। यह वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है, प्रश्नवाचक है, शुद्ध इच्छावाचक है, या फिर निषेधात्मक है। पढ़ के ही समझ में आ रहा है। आपका भविष्य उज्जवल हो, तो ये शुद्ध भी है और इच्छावाचक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, वाक्य शुद्धि के दृष्टिकोण से यह वाक्य पूर्णतः शुद्ध है, अशुद्ध है, कामायनी की वर्तनी गलत है, सही है, गलत हो जाएगा।
काव्य की वर्तनी गलत है, ये भी सही लिखा है, गलत हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, पूर्णतः शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन, अनिकेत, अभिषेक, गृही। तो निकेत मतलब क्या होता है? घर होता है। अ मतलब नहीं, तो अनिकेत, जिसके पास घर आश्रय ना हो, अनिकेत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अकिंचन शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसके पास घर ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, अत्यंत गरीब, जो सब कुछ जानता हो, जो कम खर्च करता हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसके पास कुछ भी ना हो, अत्यंत गरीब, उसे बोला जाएगा अकिंचन। संग्रहित शब्द की शुद्ध वर्तनी का नियम क्या है? र की मात्रा और हस्व ई तो नहीं है, इसमें दीर्घ ई है, गलत हो जाएगा। और र की भी मात्रा नहीं है। री की मात्रा और दीर्घ ई। यहाँ पे देखिए जो संग्रहित लिखा है तो ये मात्रा क्या है? री की मात्रा है, और ह में जो मात्रा है वो दीर्घ ई है, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? परिशिष्ट की वर्तनी है शुद्ध, अशुद्ध है, परिशिष्ट होना चाहिए, या फिर अशुद्ध है परिशिष्ट होना चाहिए, या फिर अशुद्ध है परिशिष्ट होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध है, परिशिष्ट ऐसा ही लिखा जाता है। क्लियर है? अशुद्ध वाक्य माता पिता पुण्यनीय है में पूजनीय शब्द का अर्थ है जो पूजा करता हो, जो पूजा करने योग्य हो, आदरणीय, जो पुण्य करता हो, जो पवित्र हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पूजा करने योग्य हो, आदरणीय। ठीक है, यहाँ पे देखिए अशुद्ध वाक्य माता पिता पुण्यनीय है, पहले बता दिया अशुद्ध है वाक्य, क्यों? क्योंकि पुण्यनीय ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, पूजनीय होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको बताना था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा को कठिन बनाना, ऐसा तो कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। भाषा में कसावट और संक्षिप्तीकरण लाना, मुहावरों का निर्माण करना, वाक्यों को लंबा करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा में कसावट और संक्षिप्तीकरण लाना। जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति, त्रिकालज्ञ, या फिर विदुषी। उसे बोला जाता है प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो तत्काल सोचकर सही निर्णय या उत्तर दे सके। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बड़वानल का क्या अर्थ है? जंगल की आग, पेट की आग, समुद्र में लगने वाली आग, क्रोध की आग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बड़वानल कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल, और पेट में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? जठरानल बोला जाता है। ठीक है, जो स्त्री पढ़ी लिखी और ज्ञानी हो उसे क्या कहते हैं? कवि, कवियत्री, विदुषी, अभिनेत्री। तो सिंपल, उसे बोला जाता है विदुषी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुरुषों के लिए विद्वान शब्द प्रयुक्त होता है और स्त्रियों के लिए विदुषी। आंसू कवि किसे कहते हैं? जो धीरे धीरे कविता लिखे, जो तत्काल शीघ्र कविता रचता हो, जो शोक पर कविता लिखे, या फिर जो हास्य कविता लिखे। आंसू का मतलब ही क्या होता है? शीघ्र होता है। जैसे आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाला, जिसे क्या बोलते हैं? शिव बोलते हैं। तो आंसू कवि किसे कहेंगे? जो तत्काल मतलब शीघ्र कविता रचता हो, कविता लिखता हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो तत्काल शीघ्र कविता रचता हो। अनुगामी शब्द का सही अर्थ है आगे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, साथ चलने वाला, विपरीत दिशा में चलने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनु मतलब होता है पीछे, गामी मतलब होता है चलने वाला। तो पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला। ठीक है, नास्तिक और आस्तिक में क्या भेद है? नास्तिक मांस खाता है, आस्तिक फल। ऐसा कोई भेद नहीं है। नास्तिक ईश्वर वेद में विश्वास नहीं करता, आस्तिक करता है। नास्तिक कम बोलता है, आस्तिक ज़्यादा है। ऐसा कोई अंतर नहीं है, दोनों समान हैं। नहीं भाई, दोनों अलग होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नास्तिक ईश्वर वेद में विश्वास नहीं करता, जबकि आस्तिक करता है। ठीक है, तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उससे उत्पन्न, उसके समान, देश में जन्मा, विदेश से आया। देखिए तत्सम अर्थात संस्कृत के समान, जो ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसके समान। याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तत्सम तद्भव से यही सब क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तद्भव शब्द की परिभाषा क्या है? संस्कृत से ज्यों के त्यों आए शब्द, ये कहलाते हैं तत्सम। नहीं होगा आंसर। विदेशी भाषाओं के शब्द,
संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप प्राकृत अभ्रंश से होते हुए बदल गया, स्थानीय बोलियों के शब्द। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप प्राकृत अभ्रंश से होते हुए बदल गया, वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। क्लियर है? तद्भव इसका मतलब होता है उससे उत्पन्न होना, जैसे संस्कृत से बना शब्द कार्य का काज। ठीक है। अक्ष त्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन वाले शब्द प्रायः किस श्रेणी के होते हैं? तद्भव, देशज, संकर, तत्सम। याद रखेंगे जो संयुक्त व्यंजन है इनसे बने वाले जो शब्द होते हैं किस श्रेणी के होते हैं? तो तत्सम होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, याद रखेंगे। जिन शब्दों में री, क्री, प्री की मात्रा आती है वे प्रायः होते हैं विदेशी, तद्भव, तत्सम, देशज। ये नियम है, जो ऊपर लिखा है ना ये लाइन, ये नियम है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इस नियम से क्वेश्चन बनता है। ये क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा ना, ये वाला लाइन, ये भी क्या है? ये भी नियम है। इस नियम को आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है, बेहद इंपॉर्टेंट। अगर ये नियम आपको पता है, आप फटाक से पहचान जाएंगे ये तत्सम शब्द हैं। अगर ये नियम आपको पता है, आप तुरंत पहचान जाएंगे ये तत्सम शब्द हैं। क्लियर है? चंद्र बिंदु वाले शब्द जैसे आँख, चांद, गांव प्रायः किस श्रेणी में आते हैं? अब ये भी नियम है। चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं प्रायः किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं तद्भव में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तत्सम नहीं होते, देशज नहीं होते, विदेशज नहीं होते, ये होते हैं तद्भव। क्लियर है? अट्टालिका का सही तद्भव रूप क्या है? अचरज, अटारी, अक्षत या फिर अंधेरा? राइट आंसर हो जाएगा अटारी। ऑप्शन बी। इच्छु शब्द का तद्भव रूप है ईंट, ईख या फिर ऊंट या फिर उल्लू। संस्कृत के इच्छु को हिंदी में ईख, गन्ना कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उलूखल तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? उल्लू, उजला, ओखली या फिर होंठ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओखली। कपोत और काक का क्रमशः तद्भव रूप है कुआं, कछुआ, कबूतर, कौवा, कांटा, कपूर, केला, कान। तो कपोत का हो जाएगा कबूतर और काक का हो जाएगा कौवा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कदली शब्द का तद्भव रूप क्या है? केला, कलेश, काजल, काठ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केला। अनेकार्थी शब्द की सही परिभाषा क्या है? समान अर्थ देने वाले शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं और प्रसंगानुसार अर्थ बदलते हैं, जिनका केवल एक अर्थ हो, विपरीत अर्थ वाले शब्द। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनके अनेक अर्थ होते हैं और प्रसंग अनुसार अर्थ बदलते हैं। सारंग का अनेकार्थी अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? छाता, तालाब, कमल, भंवरा, चंद्रमा, कपूर, सर्प, मेढक, वस्त्र, धनुष, क्रोध, ईर्ष्या, लालच। तो सारंग का अनेकार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जो नहीं है उसे आपको बताना है। तो देखिए, इसमें ये सभी होता है और क्या नहीं होता है? तो क्रोध, ईर्ष्या, लालच ये सब नहीं होता है। सवाल में पूछा ही नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरि शब्द के अनेकार्थी रूपों का सही समूह है विष्णु, मेढक, सर्प, सूर्य। सोना, चांदी, तांबा नहीं होता। आकाश, पृथ्वी, पाताल नहीं होता। पिता, माता, गुरु नहीं होता। हरि शब्द के अनेकार्थी रूपों का सही समूह क्या है? तो ऑप्शन ए, विष्णु, मेढक, सर्प, सूर्य। याद रखेंगे। गो का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? बाण, आँख, वज्र, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, बैल, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अली का अनेकार्थी अर्थ नहीं है सखी, बिच्छू, भ्रमरी, भंवरा, आग। तो अली का अनेकार्थी सखी, बिच्छू, भ्रमरी, भंवरा ये सब है। क्या नहीं है? तो आग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सवाल में पूछा ही नहीं है। ठीक है। अमूल्य और बहुमूल्य एकार्थी शब्दों में सूक्ष्म अंतर क्या है? क्या है अंतर? दोनों का अर्थ समान है? बिल्कुल समान नहीं है। अमूल्य जिसकी कीमत बहुत अधिक हो, बहुमूल्य जिसकी कीमत ना आंकी जा सके, ये भी नहीं होगा। अमूल्य जिसकी कीमत ना आंकी जा सके, बहुमूल्य जिसकी कीमत बहुत अधिक हो। यस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों का अर्थ सस्ता है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी सही होगा। पाप और अपराध में क्या अंतर है? पाप कानूनी उल्लंघन है, अपराध धार्मिक। ऐसा नहीं है। अपराध कानूनी सामाजिक नियमों का उल्लंघन है, पाप नैतिक धार्मिक नियमों का। हाँ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
पाप छोटा होता है, अपराध बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। अंतर तो है। उत्साह और साहस में सही भिन्नता क्या है? उत्साह शारीरिक बल है और साहस मानसिक। जी नहीं। उत्साह किसी काम को करने का जोश है, साहस कठिन स्थिति का सामना करने की हिम्मत। यस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्साह क्रोध है, साहस शांति, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है, एक तो नहीं है, अलग अलग है। अस्त्र और शस्त्र का सही अर्थभेद क्या है? अस्त्र हाथ में रखकर अक्सर तलवार, शस्त्र फेंककर जैसे तीर चलाया जाता है। जी नहीं। अस्त्र फेंककर चलाया जाता है जैसे तीर, शस्त्र हाथ में रखकर चलाया जाता है जैसे तलवार। यस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अस्त्र केवल देवताओं के लिए है, शस्त्र मानवों के लिए, ऐसा भी नहीं होगा, कोई भेद नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा, भेद तो है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निबंध और लेख में क्या सूक्ष्म अंतर है? निबंध साधारण आलेख है, लेख सुगठित। जी नहीं। निबंध विचारों की सुगठित व कलात्मक अभिव्यक्ति है, लेख किसी विषय पर साधारण विवरणात्मक आलेख। यस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निबंध छोटा होता है, लेख बड़ा, ऐसा नहीं है, दोनों समान है। जी नहीं। अज्ञ और मूर्ख में क्या अंतर है? अज्ञ को ज्ञान नहीं होता पर सीख सकता है, मूर्ख ज्ञान देने पर भी नहीं सीखता। ठीक है, मूर्ख सीख सकता है, अज्ञ नहीं। जी नहीं। अज्ञ पढ़ा लिखा है, मूर्ख अनपढ़, ऐसा नहीं है, दोनों ज्ञानी हैं। जी नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अज्ञ को ज्ञान नहीं होता पर सीख सकता है, मूर्ख ज्ञान देने पर भी नहीं सीखता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का क्या अर्थ है? जो सुनने में भिन्न लगे पर अर्थ समान हो, जो सुनने में एक समान प्रतीत हो किंतु उनके अर्थ पूर्णतः भिन्न हो। यस, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या है? ऑप्शन बी। अनल और अनिल का क्रमशः सही अर्थ है। आग हवा, हवा आग, जल बादल आकाश पाताल। तो जल बादल आकाश पाताल तो नहीं होगा। अब ये पहचानना है कि अनल मतलब आग होता है कि हवा होता है। इतना पहचान गए तो बन जाएगा। तो देखिए, याद रखेंगे, अनल मतलब क्या होता है? आग होता है, और अनिल मतलब क्या होता है? हवा होता है। तो अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अम्बुज और अम्बुद श्रुति सम युग्म का अर्थ है। तो देखिए, ज मतलब जन्म लेने वाला, द मतलब देने वाला। तो जन्म लेने वाला कमल है, देने वाला बादल है ना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अवधि और अवधि का अर्थ भेद बताइए। एक में छोटा ही है, एक में बड़ा ही है, इन दोनों का मतलब आपको बताना है। तो समय सीमा एक भाषा, एक भाषा समय सीमा, दिन रात कल आज, दिन रात कल आज तो नहीं होगा। इस अवधि का मतलब होता है एक समय सीमा, इस अवधि का मतलब होता है एक भाषा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अमित और अमित का क्रमशः अर्थ है शत्रु, बहुत अधिक शत्रु, मित्र शत्रु, प्यार घृणा। तो इस वाले अमित का मतलब होता है बहुत अधिक, इस अमित का मतलब होता है शत्रु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इति और इति श्रुति समयुग्म का सही अर्थ है। तो देखिए, ये वाला जो इति है, जिसमें छोटा ई है, इसका मतलब होता है समाप्ति, है ना। और बड़ा ई वाला इति का मतलब होता है दैवी आपदा, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कटिबंध और कटिबद्ध का क्या अर्थ है? तो देखिए, कटिबंध इसका मतलब होता है बांधने वाला, है ना। कटिबद्ध इसका मतलब होता है कमर कसे हुए, अर्थात किसी कार्य के लिए तैयार। तो एक का मतलब हो जाएगा कमरबंद, एक का मतलब हो जाएगा तैयार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कृपण और कृपाण का अर्थभेद है। कृपण मतलब होता है कंजूस, कृपाण मतलब होता है तलवार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। जगत और जगत में क्या अंतर है? अब इसमें जगत में त पूरा है, इसमें जगत में त आधा है, स्वर रहित है। तो दोनों का मतलब क्या है, दोनों का अंतर क्या है, उसे आपको बताना है। तो जगत, इस वाले जगत का मतलब होता है कुएं की मुंडेर, इस वाले जगत का मतलब। और इस जगत हलंत के साथ, इसका मतलब होता है संसार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुहावरा ऐसी की तैसी करना का सही भावार्थ है बहुत सम्मान करना, अपमान करना, दुर्गति करना, रहस्य छिपाना, बहुत दूर जाना। ऐसी की तैसी करना इसका मतलब है अपमान करना, दुर्गति करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर परेशानी में फंसना, ओखली के अंदर छिपना, सिर दर्द होना, बहुत कठिन कार्य करना। तो ओखली में सिर देना इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा जानबूझकर परेशानी में फंसना। ठीक है।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और छोर न मिलना का सही अर्थ क्या है? कपड़ा छोटा पड़ जाना, रहस्य का पता न चलना, या फिर रास्ता भूल जाना, बहुत दूर होना। तो और छोर न मिलना, इसका सही अर्थ क्या है? रहस्य का पता न चलना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओस की मोती होना मुहावरा का अर्थ है बहुत कीमती वस्तु होना, क्षणभंगुर होना, बहुत सुंदर होना, चमकीला होना। तो इसका सिंपल मतलब है क्षणभंगुर होना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिस प्रकार ओस की बूंदें धूप आते ही मिट जाती है, वैसे ही नाशवान वस्तु क्षणभंगुर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है एग्जाम में और आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बुद्धिमान, उल्टी बुद्धि, मूर्छित हो जाना, सिर के बल गिरना। तो औंधी खोपड़ी इसका मतलब होता है उल्टी बुद्धि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा विपरीत या गलत दिशा में सोचता है, औंधी खोपड़ी। काल के गाल में जाना का सही अर्थ है समय बर्बाद करना, मरना, मृत्यु को प्राप्त होना, गाल पर चोट लगना, भविष्य की सोचना। तो काल के गाल में जाना इसका मतलब हो जाएगा मरना, मृत्यु को प्राप्त होना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपदा या दुर्घटना में लोगों का मृत्यु का ग्रास, काल का गाल बन जाना, ठीक है। कालिक पोतना मुहावरे का अर्थ है दीवार काली करना, या फिर कलंकित करना, इज्जत खराब करना, मेकअप करना, रंग खेलना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलंकित करना, इज्जत खराब करना। बुरे कार्यों से अपने या परिवार के नाम पर कलंक लगाना, जैसे चोरी हो गया, डकैती हो गया, इस टाइप का काम करना, कालिक पोतना, ठीक है। काले कोसों जाना या होना का अर्थ क्या है? बहुत दूर जाना या बहुत दूर होना, काले रंग का रास्ता, जी नहीं, मृत्यु को प्राप्त होना, जी नहीं, पास आना नहीं होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काले कोसों जाना या होना, बहुत दूर जाना या बहुत दूर होना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किला फतह करना मुहावरे का भावार्थ है राजा बन जाना, जी नहीं, लाल किले पर झंडा फहराना, जी नहीं, बहुत कठिन कार्य करना, बड़ी सफलता पाना, यस, ऑप्शन से सही हो जाएगा। धोखा देना नहीं होगा। किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को संपन्न करना, ठीक है, ऑप्शन से सही हो जाएगा। किसी के कंधे से बंदूक चलाना का अर्थ है निशानेबाजी सीखना, किसी पर निर्भर होकर या दूसरे का सहारा लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना, युद्ध में जाना, मित्र की हत्या करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी पर निर्भर होकर या दूसरे का सहारा लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना, किसी के कंधे से बंदूक चलाना इसका अर्थ होगा। जो अव्यय आश्चर्य, हर्ष, दुख, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण। तो सिंपल विस्मयादि बोधक अव्यय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अरे पीछे हटो गिर जाओगे वाक्य में अरे किस प्रकार का अव्यय है? तिरस्कार बोधक, संबोधन, आश्चर्य बोधक, परिणाम सूचक या फिर विरोध सूचक। यहाँ पे वाक्य में ही देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो आश्चर्य बोधक, संबोधन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्याम ने रोका पर वह नहीं रुका वाक्य में पर किस प्रकार का अव्यय है? विकल्प सूचक, परिणाम सूचक, विरोध सूचक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, हेतुवाचक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विरोध सूचक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। देखिए पर, परंतु, किंतु, मगर आदि वाक्य के दो हिस्से में विरोध दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा विरोध सूचक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, ठीक है। मैं कमज़ोर था इसलिए उसने मेरी मदद की वाक्य में इसलिए क्या है? परिणाम सूचक, विकल्प सूचक, विरोध सूचक, इसमें आदि बोधक। तो ये क्या है? परिणाम सूचक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह अव्यय किसी क्रिया या वाक्य का परिणाम इसलिए अतः फलस्वरूप दर्शाता है। तो अगर वाक्य में आपको इसलिए अतः फलस्वरूप ऐसा दिखे तो आप समझ जाएंगे परिणाम सूचक अव्यय है, ठीक है। तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई वाक्य में या किस अव्यय को दर्शाता है? परिणाम सूचक, विकल्प सूचक, समानाधिकरण, संबंध बोधक, तिरस्कार बोधक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकल्प सूचक, समानाधिकरण। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही आपने या देखा तो या हो गया, अथवा हो गया, अन्यथा हो गया, ये क्या करते हैं विकल्पों को, मतलब दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने का बोध कराते हैं। तो या देख के, अथवा देख के, अन्यथा देख के आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये विकल्प सूचक समानाधिकरण है, ठीक है। वह चट्टान के समान है जो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, यह किस प्रकार की दृढ़ निश्चय व्यक्तित्व को दर्शाता है? कायरता, फौलादी या दृढ़ संकल्प, अहंकार, मूर्खता। सिंपल फौलादी या दृढ़ संकल्प। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चट्टान या फौलाद के समान होने का अर्थ है अपने उसूलों से समझौता न करना। क्लियर है? विख्यात और कुख्यात शब्दों में क्या अंतर है? दोनों का अर्थ प्रसिद्ध है, जी नहीं।
विख्यात अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, कुख्यात बुरे कार्यों के लिए। यस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुख्यात अच्छे कार्यों के लिए, विख्यात बुरे कार्यों के लिए, ऐसा नहीं होगा। दोनों का अर्थ गुमनाम है, ऐसा नहीं है। आदरणीय और पूजनीय सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग क्रमशः किन के लिए होती है? आदरणीय बड़ों के लिए, पूजनीय ईश्वर माता पिता गुरु के लिए। दोनों का प्रयोग बच्चों के लिए होता है, जी नहीं। आदरणीय ईश्वर पूजनीय सामान्य बड़ों के लिए, जी नहीं, कोई अंतर नहीं, ऐसा भी नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आदरणीय बड़ों के लिए और पूजनीय ईश्वर माता पिता गुरु के लिए प्रयोग होता है, याद रखेंगे। उपयोग और प्रयोग में सही अर्थभेद क्या है? तो देखिए, उपयोग लाभ रखने के लिए, प्रयोग लाभ जानते हुए काम में लेना। उपयोग वस्तु के लाभ को जानते हुए काम में लेना, प्रयोग लाभ को परखने के लिए व्यवहार में लाना। यस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोनों समानार्थी है, ऐसा नहीं है। उपयोग केवल मशीनों का होता है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उपयोग वस्तु के लाभ को जानते हुए काम में लेना उपयोग कहलाता है। लाभ को परखने के लिए व्यवहार में लाना प्रयोग कहलाता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगामी और भावी शब्दों में क्या भिन्नता है? दोनों का अर्थ बीता हुआ है, जी नहीं। आगामी जो आने वाला है, भावी जो होने वाला है। यस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगामी होने वाला, भावी आने वाला, जी नहीं, कोई अंतर नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगामी का मतलब होगा जो आने वाला है, भावी का मतलब होगा जो होने वाला है, याद रखेंगे। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हिंदी के हमने 200 MCQ किए, जो बेहद इंपॉर्टेंट MCQs है। अगर आपने वीडियोस को यहाँ तक देखा है देन डेफिनेटली आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करेंगे हिंदी में। और ये जो क्लास नोट है, ये जो PDF है, एज इट इज़ मार्क किया हुआ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टीचर 3.0 सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करके इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करके ही जाइएगा, देन डेफिनेटली आप बेटर स्कोर करेंगे हिंदी में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक बहुत मैटर करता है, आपका कमेंट मैटर करता है। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।